नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने भारतीय इतिहास के तहत जो हम अपना घटना चक्र वाली पुस्तक को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले अपने आधुनिक भारतीय इतिहास को पूरा कर रहे हैं और इसमें भी आज ये इसी क्रम में जो आपका लेक्चर नंबर होगा ये आपका 44 होगा। और इसमें भी हम आधुनिक इतिहास में हम देखो बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है इसके। और इसी के तहत हम विविध को पूर्ण करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं और विविध के तहत ही आपका इसमें हमारा जो पार्ट नंबर होगा ये विविध का, ये आज पार्ट नंबर आपका ये मान लो कि 7 होगा। और इसी में ये आज आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि पीछे के क्वेश्चनों में मैंने आपको 210 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं और आज आप हम 210 से आगे के लिए इसमें बढ़ेंगे। और ये जो आपका वीडियो होगा ना, ये देखो ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और अदर आयोग के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। क्योंकि इसमें क्या है कि जितने भी आयोग के 20 से 25 वर्ष में सवाल पूछे गए हैं सभी को समाहित यहाँ पर किया गया है। विविध का क्या है, विविध का ये होता है कि ये 2-3 चैप्टरों से अलग अलग स्टेटमेंट उठाता है और फिर पूछता है कि आपसे कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ये मैंने आपको पिछली बार भी कई बार बताया है और इसी के तहत अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और आज इसका जो आधुनिक भारत का इतिहास का विविध वाला पोर्शन है ये आज आपका समाप्त पूरी तरीके से हो जाएगा। और स्टार्ट करेंगे हम अपने 211 नंबर सवाल से। आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो ऑपरेशन विजय जो चला था वो पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था, ये आप ध्यान रखना। कब? 1900 ये कह लो कि 1999 में चलाया गया था ये ऑपरेशन विजय। जब कब? जब कारगिल विजय हुई थी या कारगिल विवाद हुआ था उसी दौरान ऑपरेशन विजय चलाया गया था। 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट, कृषक दिवस कब मनाया जाता है? तो कृषक दिवस जो मनाया जाता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी याद में जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी चरण सिंह, उन्हीं की याद में 23 दिसंबर को कृषक दिवस या किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किसान दिवस फिर से वही कृषक कह लो या किसान कह लो, बात एक ही है, 23 दिसंबर को ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट, फिर से सम्मिलित करना है। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किससे था? रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध था साहित्य से। इसका मतलब ए का 3 लगेगा आपका, तो ए का 3 2 में है, तो ए और सी को तो हटा ही दो यहाँ से। और जो अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं, इसका मतलब बी का 1 लगेगा। ए का 3 बी का 1, देखो दोनों में ही आगे बढ़ जाओ। तो जो चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर थे खगोलीय भौतिकी से संबंधित और वीनू माकड़ जो थे वो क्रिकेट से संबंधित थे। तो सी का 4 लगा लो अब। तो सी का जो 4 लगेगा वो इसमें लगेगा, तो आंसर क्या बनेगा आपका? इस प्रकार आपका जो आंसर बनेगा वो डी लगेगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य से संबंधित, इन्हें वर्ष 1913 में अपनी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी ध्यान रखना कि साहित्य का जो गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भारत का ही पहला नहीं था, ये एशिया का भी पहला था, ये ध्यान रखना। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन प्रवासी भारतीय हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और चंद्रशेखर प्रसिद्ध खगोल भौतिकी विज्ञानी हैं, तो भौतिकी के क्षेत्र में विशेष योगदान के कारण इन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और वीनू माकड़ प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, बी आंसर। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। अब देखो क्या क्या विचार करना है, इसका मतलब ये कह रहा है कि निम्न से कूट घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई, ये आपको देखना है। अब फिर से आप जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, इसे भी लिख ही लो आप। 5 मार्च 1931, ये आपका 23 मार्च 1931 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, देखो इसकी यदि आप पूर्ण डेट राय याद रखेंगे जब बात बनेगी। तो कराची अधिवेशन हुआ था आपका 26 से 31 मार्च 1931 के बीच, 26 मार्च से 31 मार्च 1931 के बीच हुआ था। और चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत हुई थी वो 27 फरवरी 1931 को हुई थी, 27 फरवरी 1931। अब आप इसमें मैच करा लो। अब देखो सबसे पहले कौन है, सारी घटनाएं 31 की हैं, तो आप इनकी अब तारीख देख लो। तो पहले आएगा 4, 4 किसमें, सी को भी हटा दो बी को भी हटा दो। 4 के बाद क्या लगेगा आपका? 4 के बाद आएगा आपका 1, क्योंकि 5 मार्च, तो 4 1, तो 4 1 के बाद में आपका 2 लगेगा, 4 1 2, 23 मार्च। और फिर आपका 23 से आप 31 मार्च यहाँ से ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर 4 1 2 3 लग जाएगा। चंद्रशेखर आजाद की शहादत अर्थात उनको वीरगति प्राप्त हुई 27 फरवरी 1931 में, कहा
इलाहाबाद के या प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था वो 26 से 31 मार्च के बीच हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी। नीचे दी गई कूट का सही कालानुक्रम में चयन करना है। फिर से आपको देखो चयन जब कर पाएंगे, अभी आपको बताया कि ये 26 से 31 मार्च के बीच में 1900, सॉरी ये नहीं, वो तो अलग था। देखो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, ये आप देखेंगे तो कराची अधिवेशन आपका फिर से वही 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। अब राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931, अर्थात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक ही दिन दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। अब आप इसमें फिर से मैच करा लो तो पहले कौन सा आएगा आपका? एक ही आ जाएगा। उसके बाद में 1929 का ये, तो एक आ जाएगा, एक के बाद आपका दो आ जाएगा 5 मार्च का, फिर आपका 4 आएगा 23 मार्च का, और फिर आपका 26 मार्च का। तो 1 2 4 3 लगेंगे इसमें आंसर। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 23 दिसंबर 1929 को तथा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, जबकि कांग्रेस के कराची अधिवेशन 26 मार्च से 31 मार्च 1931 को तथा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, फिर से सुमेलित करना है। देखो सुभाष चंद्र बोस का संबंध किससे था? सुभाष चंद्र बोस को यदि हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस का संबंध था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन जो हुआ था, उनकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध, अब इसमें देखो ए का दो देख लो इसमें कहाँ है, तो ए का दो ना तो आपका बी में है, ना ही सी में है, और ना ही डी में, ए में है। तो अब बी का मैच करा लो, तो जो वल्लभ भाई पटेल का संबंध था वो ऑपरेशन पोलो से था, जब हैदराबाद को आजाद कराया गया था, ऑपरेशन पोलो ही लागू किया गया था वहां पर। और इकबाल और मोहम्मद इकबाल का जो संबंध था, ये आप देखें तो मोहम्मद इकबाल का संबंध था 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन से। और बुटकेश्वर दत्त का सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था, एक तरीके से ये देखें भगत सिंह के साथ मिलकर जो बम फेंका गया था, वो इसमें ये भी शामिल थे। तो इस प्रकार आंसर आपका क्या लगेगा इसमें? अब ए इसका आंसर लग जाएगा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो, इकबाल 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन, और बुटकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंके जाना। 1927 की बटल कमेटी का उद्देश्य क्या था? देखो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, ये नहीं था। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, ये भी नहीं था। राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था को अधिरोपित करना, ये भी नहीं था। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना था, ये बटल समिति का उद्देश्य था। आंसर डी लगेगा। भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में 1927 में एक समिति का गठन किया, जिसे बटलर समिति भी कहा जाता है। इस समिति का गठन परम सत्ता और देशी राजाओं के बीच संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए किया गया था। समिति ने 16 राज्यों का दौरा किया और 1929 में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। भारत में सर्वोच्च सत्ता और देशी रियासतों के तत्कालीन संबंधों की जांच करने के उपरांत समिति ने दोनों के वित्तीय एवं आर्थिक संबंधों को व्यवस्थित करने के विषय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट, भारतीय रियासतों या ये रियासत है, सियासत नहीं है। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और पूर्वी परसों की समाप्ति कब की गई थी? देखो इनकी समाप्ति कर दी गई 1971 के बाद। आंसर आपका डी। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा रियासतों के शासकों को प्राप्त विशेषाधिकार और पृथ्वी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति जो बने थे वो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। आंसर सी होगा इसका। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता जो वर्तमान में कोलकाता है, 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुआ था। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक, देखो इसमें कई सारे लोग थे, तो इसमें अशोक मेहता भी थे, टी शाह थे, रामानुजन थे, और जी जी मेहता भी थे। तो इसका आंसर डी आप लगा सकते हैं इसमें। देखो हिंदू मजदूर सभा की स्थापना दिसंबर 1948 में ट्रेड यूनियन सम्मेलन के दौरान कलकत्ता में हुई। इस सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ 1941 में जो स्थापित हुआ था, हिंद मजदूर पंचायत 1948 में स्थापित हुई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक के संघ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित पार्टी थी ये। शीर्ष स्वतंत्र व्यापार संघों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। संस्थापक सम्मेलन में रामचंद्र सखाराम रुईकर को प्रथम अध्यक्ष तथा अशोक मेहता को महासचिव चुना गया था। जी मेहता एवं वी.एस. माथुर को सचिव चुना गया था। मणिबेन कारा, टी.एस. रामानुजम को एचएमएस के उपाध्यक्ष और
R.A. खेदी की कार को कोषाध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है, तो अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कोलकाता में। आंसर आपका बी होगा इसका। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। ब्रिटिश राज के समय यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। नेक्स्ट, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, तो ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो हैदराबाद राज्य में एक सैनिक कार्रवाई से, जिसको किसने प्रारंभ किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कोलकाता स्थित इसी भवन में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है। इस भवन में वास्तविक थॉमस लियोन थे और इसका निर्माण मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स राइट्स के लिए 1777 में किया गया था। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को अपनी मदद से समझाया था? देखो, इन्होंने समझाया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत। क्या था ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत? देखो, कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से समझाया। मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दास था, सामंतवादी समाज का आधार भूमि तथा मध्यम वर्ग समाज का आधार नगद पूंजी है। यही उसकी इतिहास में भौतिकतावादी व्याख्या है। उसके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है, जिसके मूल में वर्ग संघर्ष का द्वंद्व होता है। नेक्स्ट, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, ये ठीक है। वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी, ये भी ठीक है। मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी, ये गलत है। मृत्यु के समय वो भारतीय नागरिक थी, इसका मतलब यही आपका गलत होगा। एक समय वे कलकत्ता की शिक्षक भी थी, ये भी आपका एक तरीके से ठीक है। तो आंसर सी होगा। देखो, मदर टेरेसा का जन्म मैसिडोनिया में वर्ष 1910 में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मिशनरी की सहायता से ग्रहण कर ली थी। वह 1929 में भारत आई और यहीं पर रहकर उन्होंने कलकत्ता के लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन कार्य किया। 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, तो मदर टेरेसा द्वारा जो स्थापित धर्म संघ था वो कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। आंसर आपका इसमें बी होगा। मदर टेरेसा द्वारा मानव सेवा के लिए वर्ष 1950 में स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था, तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा 1959 में किया था। आंसर बी होगा। चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया था। वर्ष 1959 में तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट, किस वर्ष सोवियत संघ रूस बना था? तो किस वर्ष ये टूटा था? 1991 में। सी आंसर लगेगा आपका। तो 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस और अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ विभाजित हो गया। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? तो बांग्लादेश का जन्म हुआ था दिसंबर 1971 में। आंसर आपका डी होगा। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान मुक्ति वाहिनी का गठन पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के विरोध में किया गया था। मुक्ति वाहिनी एक छापामार संगठन था जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था। इसको भारतीय सेना ने समर्थन दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ओर से भारतीय ठिकानों पर हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल के ए.के. नियाजी ने भारतीय पूर्वी कमांड के जेओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा के समक्ष औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया था। इस प्रकार भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? देखो, जर्मनी का एकीकरण हुआ था 3 अक्टूबर 1990 को। आंसर बी होगा इसका। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ था। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? देखो, इसमें क्या था? जापान जो था, जापान एक उभरती शक्ति के रूप में उभर रहा था पूरी तरीके से। तो इसी में ही क्या हुआ था कि जापान की शक्तियों को रोकने के लिए जापान ने भी क्या कर दिया था? अमेरिका पर आक्रमण कर दिया था। ये कह लो कि अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था और उसी की एवज में अमेरिका को
द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा, अर्थात पर्ल हार्बर पर आक्रमण था जापान का। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुआ था, परंतु अमेरिका इसके सैन्य के रूप में शामिल नहीं था। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा अमेरिकी हवाई द्वीप स्थित नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमले के बाद अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य रूप से शामिल हो गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति बने थे जॉर्ज वॉशिंगटन। आंसर आपका ए होगा इसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जो 1789 से 1797 ईस्वी तक पद पर बने रहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दिया हो? तो वो थे रिचर्ड निक्सन। आंसर आपका बी होगा इसमें। रिचर्ड निक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति 1969 से 97 थे। वे अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वाटरगेट स्कैंडल में अपनी भूमिका के कारण महाभियोग की संभावना को देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, बिशप टुटू किस देश से संबंधित है? देखो बिशप टुटू जो है वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। क्या होता है बिशप टुटू? देखो बिशप डेसमंड टुटू दक्षिण अफ्रीका के एक अश्वेत पादरी थे, जिन्होंने 1980 के दशक में रंग भेद विरोध का आंदोलन चलाकर विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की थी। उन्हें वर्ष 1984 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वास्तविक कागज का जो श्रेय दिया जाता है वो साई लून को दिया जाता है। आंसर ए होगा इसमें। चीन में वास्तविक कागज के प्रथम निर्माण का श्रेय साई लून को प्राप्त है। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लून ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो सुकरात प्लेटो का शिष्य था? नहीं, ये गलत है। प्लेटो सुकरात का शिष्य था? ये ठीक है। प्लेटो जो था वो सुकरात का शिष्य था। आंसर आपका बी होगा। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो सुकरात का शिष्य था तथा अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय तथा आदर्श राज्य की संकल्पना की विवेचना की है। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का क्या कारण था? देखो इटली में पुनर्जागरण होने का एक नहीं अनेक कारण थे, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर? आपको वो देखना है जो ऑप्शन में आपका बेस्ट होगा। देखो इटली में विज्ञान का विकास हुआ? नहीं। अति विकसित शिक्षा थी? ये भी नहीं। विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी? आंसर आपका सी होगा। 14वीं शताब्दी में प्रारंभ में पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकालीन सामंतवादी युग की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता। इस प्रारंभ में इटली से हुआ था, अर्थात इसका प्रारंभ इटली से हुआ था। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने के कारण वहां विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। 240 ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो ये संबंधित है आपके मदुरै से। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। आंसर आपका सी होगा। कल्लार दक्षिण भारत में जनजातीय समुदाय से संबंधित है। ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरै के आसपास के क्षेत्रों से संबंधित थी। 1919 के का अधिनियम संबंधित था, तो किससे संबंधित था? 1919 का जो संबंधित था वो पृथक मताधिकार क्षेत्र से लागू करने से संबंधित था, अर्थात इसी मार्ले-मिंटो सुधार 1909 के तहत ही मुसलमानों को अलग से निर्वाचन पद्धति या संप्रदाय के निर्वाचन का अधिकार इनको दे दिया गया था। 1909 के अधिनियम द्वारा ही मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भी भीषण होगा। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई थी। तो ये थी रमा देवी। आंसर इसका ए होगा। रमा देवी स्वतंत्र सेनानी लाडू राम जोशी की पत्नी थी। उन्होंने बिजोलिया आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह तथा अन्य किसान और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया था। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। ये राजनीतिक दल है और ये वर्ष है। अब आप इसमें से वो सबसे पहले करना जो आपको आता हो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 या 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। एक का क्या बनेगा? 3। अब यदि एक का 3 बन गया तो आप सबको हटा दो, एक आंसर क्या लगेगा? यही लग जाएगा। और भारतीय जन संघ की स्थापना 1951 में हुई थी। अब यदि देखें भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में हुई थी। AIMDK की स्थापना 1972 में हुई थी। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925,
AIADMK की स्थापना 1972 में हुई थी। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता थे विलियम विल्सन हंटर। आंसर आपका बी लगेगा इसमें। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का संकलन विलियम विल्सन हंटर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? देखो ये ऐसा काम केवल महात्मा गांधी ही कर सकते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि जो देश है कहाँ बसता है? देश गांव में बसता है, अर्थात भारत जो बसता है वो कहाँ? गांव में बसता है। और इन्हीं की भावनाओं को देखते हुए आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का भी प्रावधान वहां पर किया गया है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम महीना होता है वो चैत्र होता है। डी आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र होता है, जबकि अंतिम महीना आपका फाल्गुन होता है। तो ये तो हो जाता है आपका पूर्ण। अब आपका इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। तो उनके लेखकों के लिए आप अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, उसी में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको पढ़ना। तो देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो लेक्चर की पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, और यदि नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको पीडीएफ जो है वो टाइम टू टाइम वहां पर मिलती रहेगी। और उसके बाद यदि आपको जो हिस्ट्री, मैंने कंप्लीट हिस्ट्री आपको यूट्यूब पर पढ़ा दी, पॉलिटी पढ़ा दी और हिंदी भी पढ़ा दी, यदि इनमें से आपको किसी के भी नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, और मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।